Now, hello students. This is time for your chemistry class. So join Zoom class. This is live class for the first year science student and chemistry. Yes, hello. Some network problem here, but join immediately. आज तुम लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जैसा कि कल व्हाट्सएप पे भेज भी दिया था कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन थोड़ा बहुत तुम लोगों ने पढ़ा होगा जरूर 9th-10th में। तो आज का चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस पे बेस्ड है और चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। तुम लोगों ने कल सिलेबस जरूर देखा होगा, उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीजें मेंशन थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन, तो जल्दी ज्वाइन कर लो तुम लोग। Now, hello everyone. This is फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लाइव क्लास। चैप्टर आज का है रिडॉक्स रिएक्शन। इसको आज हमें स्टार्ट करना है। नाउ मॉलिक्यूलर एंड आयनिक इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शन तुम लोगों ने देखा है कि किस तरह से केमिकल रिएक्शन लिखे जाते हैं। लिखने का थोड़ा बहुत प्रोसेस बताया गया होगा 9th वगैरह में। तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन और जब रिएक्शन लिखा जाता है तो दो तरह से लिखा जाता है। एक फॉर्म होता है मॉलिक्यूलर रिएक्शन और दूसरा उसका आयनिक इक्वेशंस। कुछ रिएक्शन मॉलिक्यूलर रिएक्शन के रूप में ही लिखे जाते हैं और कुछ को आयनिक रिएक्शंस। Now consider the reaction between solutions of ferric chloride and stannous chloride. When they are mixed, ferrous chloride and stannic chloride are formed. The chemical chain can be represented by the following equation. Ferric chloride 2FeCl3 plus SnCl2, ये बनाता है 2FeCl2. This is ferric chloride and this is stannous chloride. Now this is ferrous chloride and this is stannous chloride. The reactants and the products have been written in molecular form. Thus, the equation is termed as molecular equation. Since the reactant and product involved in the chemical change are ionic compounds, this will be present in the form of ions in the solution. So, the above chemical chain can be written as, इस तरह इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे पहले इस इक्वेशन को भी देखते चलो साथ में। 2Fe है तो ये 2Fe यहाँ पे लिखा जाएगा और Cl3 के बाद Cl3 लगा हुआ है तो यहाँ पे 3+ हो जाएगा, क्योंकि वैलेंसी इस एलिमेंट की इसके साथ लिखते हैं। अब ये Cl3 है और सामने 2 है तो क्लोराइड कितना हो जाएगा, 6Cl- हो जाएगा। Sn के बाद Cl2 के बाद 2 लगा है तो ये हो जाएगा Sn2+। Cl2 है तो 2Cl- इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2Fe है और यहाँ Cl2 के पास 2 लगा है तो ये हो जाएगा 2Fe2+। और उसके बाद
Cl2 है और आगे 2 लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा Cl जो है वो 4 हो जाएगा, 4Cl माइनस SN4 प्लस हो जाएगा, क्योंकि Cl4 के बाद Cl के बाद 4 लगा है, तो यानी SN4 प्लस हो जाएगा। और 4 क्लोराइड आयन है तो 4Cl माइनस हो जाएंगे। तब जब हम इनको आयंस के फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आयनिक इक्वेशन इसका हो जाएगा 2Fe3 प्लस प्लस Cl माइनस SN2 प्लस 2Cl माइनस 2Fe2 प्लस 2Cl माइनस। ये एक साइड का रिएक्शन है, एरो के बाद ये क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये वो हो गया। अब जो कि क्लोराइड आयन दोनों में कॉमन है, सेम चार्ज है, यहाँ 6 क्लोराइड आयन प्लस 2 क्लोराइड आयन इस साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे 8 क्लोराइड आयन है। उसी तरह राइट हैंड साइड में Cl माइनस 4Cl माइनस 8 क्लोराइड आयन है, तो ये दोनों साइड से 8 क्लोराइड आयन कैंसिल हो जाएंगे। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा 2Fe3 प्लस प्लस SN2 प्लस। हेलो, यस। तो इस रिएक्शन का जो आयन का फॉर्म होगा वो इस तरीके से होगा। रिएक्शन फिर से देख लो एक बार, ये रिएक्शन ऊपर दिया हुआ है, तो ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, और इसको जब हम आयनिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा 2Fe3 प्लस 6Cl माइनस में से फिर ये 8Cl दोनों साइड से कैंसिल हो गए, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया 2Fe3 प्लस प्लस SN2 प्लस एरो के बाद 2Fe2 प्लस प्लस SN4 प्लस। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो इसको अभी हम आगे बताएंगे। फिलहाल ये मॉलिक्यूलर और आयनिक रिएक्शन किस तरह से लिखे जाते हैं इसको बताने के लिए ये दिखाया हुआ है। द फेरिक आयन कंबाइन विथ स्टेनस आयन टू फॉर्म फेरस आयन। ये फेरिक आयन है, इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है तो फेरिक आयन फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टेनस आयन है, ये स्टेनस आयन स्टेनिक आयन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज एन आयनिक इक्वेशन फॉर द अबव केमिकल चेंज। Now, ionic equation represent chemical change in terms of ions which actually undergo reaction. The ions which do not undergo any electronic change during a chemical reaction are termed spectator ions. तो इस रिएक्शन में स्पेक्टेटर आयन कौन है, ये क्लोराइड आयन जो है ये स्पेक्टेटर आयन है, जिनके अंदर जो है जब रिएक्शन हुआ तो कोई चेंज नहीं हुआ, जबकि फेरिक आयन फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया और स्टेनस आयन स्टेनिक आयन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ क्लोराइड क्या है, स्पेक्टेटर आयंस। द स्पेक्टेटर आयंस आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। उसको बैलेंस अगर हो रहा है दोनों साइड तो अलग कर देते हैं। The rules to be followed for writing ionic equation. कुछ रूल होते हैं जिसके हिसाब से हम ionic equation लिखते हैं, तो पहले उन रूल्स को देखो फिर उसके एग्जाम्पल भी दिखाएंगे। All soluble ionic compounds involved in the chemical change are expressed in ionic symbol and covalent substances are written in molecular form. तो इक्वेशन जब लिखते हैं तो इस तरह के मॉलिक्यूल इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं, जैसे वाटर है, अमोनिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, NO है, SO सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये आयनिक फॉर्म में नहीं होते तो इनको मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमेशा रिएक्शन में लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट, द आयनिक कंपाउंड्स विच इज हाईली इनसॉल्युबल इन एक्सप्रेस इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो सॉल्यूशन में जो कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं उनको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखते हैं। थर्ड पॉइंट, द आयंस विच आर कॉमन एंड इक्वल इन
नंबर ऑन बोथ साइड दैट इज स्पेक्टेटर आयंस आर कैंसल। जैसे अभी रिएक्शन में दिखाया कि क्लोराइड आयन यहाँ दोनों साइड कॉमन थे, 6 and 2 8 इलेक्ट्रॉन इधर है और उसके बाद इस साइड में भी 4 4 8 इलेक्ट्रॉन इधर है, दोनों साइड ये कॉमन थे, इनको हम कैंसिल कर देते हैं। Beside the atom, the ionic charge must also be balanced on both sides. तो चार्ज जो आयंस पे होते हैं वो दोनों साइड रिएक्शन में बैलेंस होने चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल देख करके इसको समझ सकते हो। MnO2 plus 4HCl, MnCl2 plus H2O plus Cl2. In this equation HCl and म्यूट करो, आवाज आ रही है इधर। In this equation HCl and manganese chloride are ionic in nature. ये दोनों ही ionic नेचर के होते हैं। तो हम इसको इस तरह से, ये जो है मॉलिकुलर फॉर्म में है MnO2, तो MnO2 लिखेंगे। 4HCl आयनिक फॉर्म में होता है सॉल्यूशन में, तो यहाँ 4H है तो ये हो जाएगा 4H प्लस Cl, आगे इसके 4 है लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 4Cl माइनस। तो इस साइड का रिएक्शन हो गया ये। इधर का रिएक्शन ये भी आयनिक फॉर्म में होगा, MnCl, Cl के बाद 2 लगा है तो ये हो जाएगा Mn2 प्लस, और ये Cl2 है तो ये हो जाएगा 2Cl माइनस। H2O मॉलिकुलर फॉर्म में है और Cl2 भी मॉलिकुलर फॉर्म में है, तो इनको हम मॉलिकुलर फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि क्लोरीन गैस है और वाटर भी आयनिक नहीं होता है। उसके बाद अब इसमें हम क्लोराइड आयन दोनों साइड देखेंगे, यहाँ 4Cl आयन है, यहाँ 2Cl आयन है, तो 2Cl आयन इस साइड का और इस साइड का कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2Cl आयन बचेंगे। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, MnO2 प्लस 4H प्लस प्लस यहाँ अब 2Cl माइनस बचा, 2 कैंसिल हो गया। इधर क्या हो जाएगा Mn2 प्लस, और बाकी ये मॉलिकुलर फॉर्म में था इसको वैसे ही लिखेंगे 2H2O प्लस Cl2। तो किसी रिएक्शन को जो कि हमें मॉलिकुलर फॉर्म में दिया हो, आयनिक फॉर्म में हम इस तरह से लिखते हैं। एक बार फिर देखो, MnO2 मॉलिकुलर फॉर्म में है, फिर 4H प्लस हो जाएगा, ये आयनिक फॉर्म में होता है, 4Cl माइनस, फिर इधर का रिएक्शन ये हो जाएगा Mn2 प्लस और ये हो जाएगा 2Cl माइनस, ये दोनों मॉलिकुलर फॉर्म में, इनको ऐसे ही लिखेंगे। अब ये दोनों साइड, इधर 4Cl माइनस है और इधर 2 क्लोराइड आयन है, तो इसमें दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 2Cl बचेगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, MnO2 प्लस प्लस 4H प्लस, यहाँ 2Cl माइनस बचा, फिर इधर का रिएक्शन Mn2 प्लस, क्लोराइड कैंसिल हो चुका है, H2O और Cl2 मॉलिकुलर फॉर्म में है, उसको ऐसे ही लिखेंगे। अब ये दूसरा एग्जांपल देखो, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 प्लस 6FeSO4, इन तीनों के बीच रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्ट बन रहा है फेरिक सल्फेट 3Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 7H2O एंड K2SO4। तो यहाँ जो तुम्हारा 7H2O है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम इसका आयंस, अलग अलग आयंस के उस तक में लिखेंगे। K2 है तो ये हो जाएगा 2K प्लस, ये आयन है क्रोमेट आयन Cr2O7, अब इसके K2 लगा हुआ है यानी कि Cr2O7 पे 2 माइनस चार्ज है, तो ये हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस। अब यहाँ ये है 7H2SO4, तो H2 7 है और 2 लगा है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 14H प्लस। अब सल्फेट आयन के आगे 7 यहाँ लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 7SO4, और चूंकि H2 के आगे SO4 की वैलेंसी लिखी जाती है तो ये हो जाएगा 7
H7SO4 2 माइनस, उसके बाद क्या है 6FeSO4, 6Fe ये हो जाएगा 2 प्लस, क्योंकि 2 माइनस वैलेंसी SO4 पे होती है तो इस पे भी 2 प्लस होगी तभी बैलेंस हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6Fe2 प्लस, उसके बाद तुम्हारा सल्फेट आयन है जो कि 3 सल्फेट आयन है और आगे इधर 3 लगा हुआ है तो ये हो जाएगा कौन सा था, ये वाला था, हाँ ये 6SO4 है ये, तो ये हो जाएगा 6SO4 2 माइनस। अब हम दूसरे साइड का रिएक्शन देखते हैं, एरो के बाद क्या है 3Fe2 है तो ये हो जाएगा 6 और SO4 के बाद 3 लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 6Fe3 प्लस। अब यहाँ सल्फेट आयन के 3 आयन है ये और आगे यहाँ 3 लगा है तो ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9SO4 2 माइनस। अब यहाँ क्रोमियम पे आ जाओ Cr2 और यहाँ सल्फेट के बाद 3 लगा है तो ये हो जाएगा 2Cr3 प्लस। अब फिर सल्फेट पे और 3 सल्फेट आयन है तो ये हो जाएगा 3SO4 2 माइनस। फिर ये है तुम्हारा K2, K2 हो जाएगा 2K प्लस, SO4 है तो हो जाएगा SO4 2 माइनस प्लस 7H2O, H2O चूंकि मॉलिकुलर फॉर्म में है तो इसको हम 7H2O लिखेंगे। अब इस जब पूरा रिएक्शन आयंस के फॉर्म में लिखने के बाद, इस तरह से हमने आयंस के फॉर्म में लिख लिया पूरा रिएक्शन, 2K प्लस Cr2O7 2 माइनस 14H प्लस 7SO2 माइनस, फिर ये हो गया 6Fe2 प्लस और फिर ये हो गया 6SO4 2 माइनस। ये एक साइड का रिएक्शन और ये दूसरे साइड का रिएक्शन। अब इसमें देखना है कि इसमें कॉमन कौन कौन से हैं। 2K इधर भी है और 2K इस साइड भी है तो 2K प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा क्या है सल्फेट आयन सेम है जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो 7 सल्फेट आयन प्लस 6 सल्फेट आयन कितना हो जाएगा 13 सल्फेट आयन एक साइड में है और दूसरे साइड में कितना है 9 और 3 एंड 1 यानी 13 सल्फेट आयन दोनों साइड में है। दोनों को काउंट करोगे 1 3 4 हो जाएगा और 9, तो 13 सल्फेट आयन लेफ्ट हैंड साइड में और 13 सल्फेट आयन राइट हैंड साइड में, तो दोनों साइड के सल्फेट आयन कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 आयन कैंसिल हुए, एक पोटेशियम आयन और दूसरा सल्फेट आयन। तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगा Cr2O7 2 माइनस बचा प्लस 14H प्लस प्लस 6Fe2 प्लस, इतनी चीजें बची। और इस साइड में 6Fe3 प्लस बचा और प्लस 2Cr3 प्लस बचा और 7H2O बचा। तो इस तरह से जो दोनों साइड में कॉमन आयन थे और बराबर थे वो कैंसिल कर दिए गए और जो बाकी का रिएक्शन बचा उसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज आयनिक रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन। Total charge are equal on both sides, thus the balance ionic equation is the same as above. तो इस तरह से अगर कोई इक्वेशन दिया हो और कहा जाए इसको आयनिक फॉर्म में लिखो तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब कुछ एक दो और एग्जांपल दिखाते हैं किस तरह से आयनिक रिएक्शन लिखे जाते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसी को एक बार हम फिर से बता देते हैं। तो दो तुम्हें एग्जाम्पल बताए, एक पहला था ये एग्जाम्पल MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 2H2O प्लस Cl2। आयनिक फॉर्म में लिखा तो ये मॉलिकुलर फॉर्म में इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 4H प्लस, ये हो जाएगा 4Cl माइनस। अब दूसरे साइड का रिएक्शन लिखेंगे, ये हो जाएगा Mn2 प्लस, ये हो जाएगा 2Cl माइनस। H2O को वैसे ही लिखेंगे और क्लोरीन जो कि मॉलिकुलर फॉर्म में है वैसे ही लिखेंगे। अब दोनों साइड जो कॉमन आयन है उनको हम कैंसिल कर देंगे, इधर 4Cl है और इधर 2Cl माइनस है।
तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, 2 बचेंगे, तब ये रिएक्शन हो जाएगा MnO2 प्लस 4H प्लस प्लस 2Cl माइनस। और दूसरे साइड में क्या हो जाएगा Mn2 प्लस प्लस 2H2O प्लस Cl2। इसी तरह ये दूसरा रिएक्शन था, इसको पूरा हम पहले आयंस के उसमें लिखते हैं, तो ये हो जाता है 2K प्लस, ये हो जाता है Cr2O7 2 माइनस, ये हो जाता है 7 इंटू 2 14H प्लस, और ये हो जाता है 7SO4 2 माइनस, फिर ये हो जाता है 6Fe2 प्लस, और फिर हो जाता है अगले साइड का रिएक्शन, ये हो जाता है 6SO4 2 माइनस। अब राइट हैंड साइड का रिएक्शन यहाँ से लेते हैं, ये 6Fe3 प्लस हो जाएगा, ये 9SO4 2 माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा Cr2 3 प्लस, ये हो जाएगा 3SO4 2 माइनस, और ये हो जाएगा 2K प्लस और SO4 2 माइनस, और 7H2O को हम सेम लिखेंगे। तब दोनों साइड सल्फेट आयन बराबर है, उनको कैंसिल कर देते हैं, और उसके अलावा पोटेशियम आयन बराबर है, उनको कैंसिल कर देते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन हमें क्या मिलता है, Cr2O7 2 माइनस डाइक्रोमेट आयन प्लस 14H प्लस प्लस 6Fe2 प्लस, तो प्रोडक्ट क्या मिलता है, फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो गया, और इधर क्रोमियम क्रोमिक आयन में कन्वर्ट हो गया प्लस H2O। तो ये जो हमारा आयनिक रिएक्शन उस रिएक्शन का मिल जाता है। नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो जो पहले का कंसेप्ट था ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, हम उसको पहले समझेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, क्योंकि नई डिफिनीशन आ जाने के बाद भी जो है जो ओल्ड डिफिनीशन है वो अपनी जगह उसी तरह से कायम है। Now, early idea of oxidation and reduction. The term oxidation was first used to describe chemical reaction in which oxygen is added to an element or a compound. The phenomenon of combustion was the earliest example of oxidation. Later on, the term oxidation was extended to describe many more reactions which occurred without the use of even ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। ये तुम्हारा है मैग्नीशियम, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ये ओल्ड कंसेप्ट है मगर ये भी मालूम होना चाहिए। तो एडिशन जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ मैग्नीशियम। इसी तरह सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, या ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ ये। उसके बाद सोडियम सल्फाइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट और वाटर बना रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी इन रिएक्शंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रही है जिससे कि इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन की दूसरी डिफिनीशन होती है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा तो उसको भी हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से, तो 2HCl प्लस S बना। यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन निकल गई तो H2S का ऑक्सीडेशन हुआ। उसी तरह 4HI ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 2H2O प्लस I2 बनाता है, यानी I2 यहाँ पे HI से हाइड्रोजन निकल गई तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह ये रिएक्शन है 4HCl MnO2 से रिएक्शन करता है तो यहाँ ऑक्सीडेशन किसका होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का। इसमें से हाइड्रोजन निकल जा रही है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दो सिंपल डेफिनेशन हुई, एक रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। उसके अलावा 2 पॉइंट और हैं, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो जाएगा
बढ़ जाएगा इलेक्ट्रोनिगेटिव जो पार्ट होगा मॉलिक्यूल का, तब उस रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे FeS ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ आयरन का, यहाँ एक इसका निगेटिव पार्ट S जुड़ गया या आकर के, SnCl2 था, Cl2 जुड़ा, इसका निगेटिव पार्ट बढ़ गया SnCl4 का, यानी स्टेनस क्लोराइड का ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरह से Fe का ऑक्सीडेशन यहाँ पे फ्लोरीन के जुड़ने से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट इसमें ऐड हो रहा है तो उसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। और चौथा पॉइंट क्या होता है ऑक्सीडेशन का? रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो जाता है। जैसे 2Ki प्लस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का रिएक्शन हुआ तो 2KOH प्लस I2 ऑक्सीडेशन किसका हुआ? पोटेशियम आयोडाइड का, क्योंकि यहाँ से K रिमूव हो गया, आयोडीन बचा। इसी तरह 2K2MnO4 का Cl2 से रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन होता है पोटेशियम मैग्नेट का। इसी तरह Ki का Cl2 से रिएक्शन होता है तो यहाँ भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट निकल गया Ki से, तो ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड हुआ। A substance which brings oxidation is known as oxidizing agent। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज करता है दूसरे सब्सटेंस को, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। The substance marked with asterisk sigma star is above equation are oxidizing agent. Reducing agent is just the reverse of the oxidation. Reduction is a process which involves। अभी ऑक्सीडेशन देखा किसको कहते हैं, अब यहाँ पे देखो रिडक्शन किसको कहते हैं। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट रिवर्स होता है। वहां पे क्या था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। CuO से कार्बन रिएक्ट करता है तो इसमें से ऑक्सीजन निकाल देता है, यानी रिडक्शन हो गया क्विक ऑक्साइड का। इसी तरह H2O कार्बन से रिएक्शन करता है तो यहाँ से भी क्या निकल जाता है? वाटर से ऑक्सीजन रिमूव हो गई तो इसका रिडक्शन ऑफ वाटर हो गया। Fe3 प्लस हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, यानी इसका रिडक्शन हो जाता है, यानी मैग्नेटिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया। दूसरा क्या है ऑक्सीडेशन में? क्या था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जबकि रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। जैसे कि Cl2 H2O दोनों जुड़ करके बना रहे हैं HCl, तो क्लोरीन का यहाँ रिडक्शन हो गया क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। S से H2 जुड़ गया तो सल्फर का रिडक्शन हो गया। एथिलीन में H2 जुड़ गया तो एथेन बना तो रिडक्शन ऑफ एथीन हो गया। थर्ड पॉइंट, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। जस्ट इसका उलट है। वहां पे क्या था कि इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट जो था ऑक्सीडेशन में बढ़ जाता था, जबकि यहाँ क्या है? रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। 2HgCl2 SnCl2 से रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ Hg2Cl2 प्लस SnCl4 बढ़ रहा है, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट बढ़ रहा है, जबकि यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट घट रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, यानी रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरिक क्लोराइड। उसी तरह फेरिक क्लोराइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से होता है तो यहाँ देखो इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट घट रहा है तो इसका फेरिक क्लोराइड का रिडक्शन हो रहा है। इसी तरह फेरिक क्लोराइड H2S से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट घटता है, यानी रिडक्शन ऑफ फेरिक क्लोराइड हो रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। Hg इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यहाँ जुड़ जाएगा। वहाँ क्या था कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जुड़ रहा था, जबकि रिडक्शन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट जुड़ता है, जैसे कि HgCl2 से Hg जुड़ करके बना रहा है Hg2Cl2, यानी मर्क्यूरिक क्लोराइड का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और मर्क्यूरस क्लोराइड बन रहा है। इसी तरह क्यूप्रिक क्लोराइड का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है और क्यूप्रस क्लोराइड बन रहा है। The substance which bring reduction is known as reducing agent. The substance marked with star in the above reaction are reducing agent. तो एक रिएक्शन देख करके इसको समझ सकते हो, जैसे कि ये FeCl3 प्लस H2S, FeCl3
3H2S से रिएक्शन करके खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है, यानी इसका इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट हट रहा है। और दूसरी तरफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है H2S से, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जो अभी जैसे इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब इसका रिडक्शन हो रहा है और ये इसको रिड्यूस कर रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। A substance which undergoes oxidation acts as a reducing agent, while a substance which undergoes reduction acts as an oxidizing agent. तो ये तुम्हारे कुछ स्टार्टिंग पॉइंट थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, जिसको बताया तुम लोगों को। इसको जो है पढ़ना, देखना, रिएक्शन को समझने की कोशिश करना। तो जब ये रिएक्शन लिखना समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रिएक्शन लिखा जाता है, तो आराम से तुम्हारा जो है आगे की जो चीज़ें बताई जाएंगी वो सारी समझ में आएंगी। तो आज का क्लास ख़त्म करते हैं। उम्मीद है जो कुछ बताया तुम लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद जो है कल आगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बताएंगे।